रितेश जी, मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे। तुम्हें ही कुछ करना होगा, राज। इन लोगों के हाथ में ये प्रोजेक्ट गया तो मेरा और रणवीर का सपना सपना ही रह जाएगा। राज, आप चिंता मत कीजिए, मुझे इन सबको मनवाना आता है। फिर भी अगर ये सब नहीं माने तो मैं वो करूँगा जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। राज और राधिका ने रितेश और रोहिणी जी के साथ डिनर किया और सभी अपने कमरे में आ गए। राधिका के दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, लेकिन उसने राज से कोई सवाल नहीं किया। राज बेड पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। जब राधिका की नज़र उस पर पड़ी तो राधिका ने कहा, क्या सोच रहे हैं आप? राज ने सोचते हुए कहा, सोच रहा हूँ तुम्हें यहाँ लाकर मैंने कोई कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता। कब क्या कर दें कुछ पता नहीं। राज जब ये कह रहा था तब राधिका ठीक उसके पास आकर खड़ी हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए राज की नाक को छुआ चाहा, लेकिन राज को लगा कि पता नहीं वो क्या करेगी। इसीलिए राज ने राधिका की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर बेड पर गिरा दिया और अपने सिर के नीचे हाथ लगाकर राधिका को देखने लगा। राज ऐसा भी कुछ कर सकता है, राधिका ने सोचा तक नहीं था। इसीलिए जब राज ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा तो राधिका की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसका सिर घूम गया। जब राधिका थोड़ी सहज हुई तो उसने अपनी आंखें खोली और राज को अपने चेहरे के ठीक सामने देखा तो एक पल के लिए घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। राधिका के दिल की धड़कनें राज को साफ सुनाई दे रही थी। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को राधिका के चेहरे के करीब लाना चाहा। राधिका ने जब ये देखा तो उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही राज की गर्म सांसें राधिका के माथे पर पड़ी तो अचानक से राधिका ने आंखें खोली और राज को धक्का देकर कुछ पीछे हो गई और बुरी तरह से कांपने लगी। राधिका ने जैसे ही राज को धक्का दिया वो उससे थोड़ा दूर हो गया और राधिका राज के करीब आने से खुद को संभाल नहीं पाई और बुरी तरह कांपने लगी। राज ने जब राधिका को एक बार फिर उसी हालत में देखा जो उसने पहले देखी थी, राज डर गया। वो जल्दी से राधिका के पास जाकर उसे संभालना चाहता था, लेकिन राधिका ने खुद को उससे दूर करके कहा, नहीं, मेरे करीब मत आना, प्लीज़ मुझे मत छूना, दूर रहो मुझसे। राधिका ये बोलते हुए उठी और कमरे से बाहर जाने लगी तो राज फुर्ती से उठा और राधिका की कलाई को पकड़कर उसे रोक दिया। राधिका के शरीर का कंपन राज को अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। राधिका बाहर जाने की कोशिश में थी, लेकिन राज उसे बाहर नहीं जाने दे सकता था। वो अनजान लोगों के बीच अपना और राधिका का मजाक नहीं बनने देना चाहता था। इसीलिए उसने राधिका को अपनी ओर खींच लिया, जिससे राधिका की पीठ राज के सीने से लग गई। राज ने राधिका को अपनी भुजाओं के घेरे में लिया और एक हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, अपने आप को शांत करो राधिका, रिलैक्स। राधिका अभी भी कांप रही थी। एक बहुत बुरी याद, उसका अतीत, उसके ज़हन में इस कदर उतरा हुआ था कि वो चाह कर भी उससे निकल नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो कोशिश नहीं कर रही थी, वो अपने आप को शांत करने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन उस रात का वो सच राधिका कभी नहीं भूल पाई थी और शायद ना कभी भूल पाएगी। उस रात की एक-एक चीज़ राधिका को डरा रही थी। उसके साथ की गई ज़बरदस्ती उसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। इसीलिए राधिका राज के करीब आने से डर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। वो एक रात उसकी ज़िंदगी को तबाह कर चुकी है। इसी कारण राधिका राज से दूरियां बनाती रही है। इसी कारण वो मुंबई नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो करती भी तो क्या? मना करने के बावजूद उसे आना ही पड़ा। राज राधिका को समझा रहा था। वो तो राधिका के अतीत के बारे में सब कुछ जानता था, इसीलिए उसने राधिका पर कोई गुस्सा नहीं किया। जब राज को लगा कि अब राधिका कुछ स्टेबल हुई है तो उसने
राधिका को छोड़ दिया। राधिका अभी भी वहीं खड़ी थी तो राज ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, आओ मेरे साथ। राधिका सिर झुकाए राज के साथ चली तो राज ने उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, बैठो। राधिका बेड पर बैठ गई। उसके पैर जमीन पर थे तो राज उसके पैरों के पास ही जमीन पर बैठ गया, जिससे राधिका हैरानी से राज को देखने लगी। राज ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। राधिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। राज ने राधिका के मुंह पर उंगली रखकर कहा, चुप रहो। कौन किसके लायक है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए अपने आप को कोसना बंद करो और सोने की कोशिश करो। चलो सो जाओ। राज ने राधिका को लिटाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। राधिका ने अचानक से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और राज हल्के से मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो तो हंसी ही नहीं रही। और राधिका बेमन से हल्की सी मुस्कुरा दी तो राज ने लाइट ऑफ कर दी। लाइट बंद होते ही राधिका ने आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठियों को कस लिया ताकि वही डर फिर उसे उसे उस पर हावी न हो। लेकिन राधिका लाख कोशिश करती वो उसे भुला नहीं पाई और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। वो राज को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अब वो बिना आवाज़ किए रो रही थी। राज ने लाइट को बंद कर दी थी, लेकिन उसकी नींद उससे कोसों दूर थी। उसे एक ऐसे तूफान का आभास हो रहा था जो बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में आने वाला था, और वो तूफान राधिका को सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाला था। राज राधिका से दूर नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसे इस आने वाले तूफान से पहली बार डर लगने लगा था। और राधिका के आने से पहले राज की जिंदगी में राज रणवीर जी के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए उसने सारे काम फ्री और निडर होकर किए थे। लेकिन आज जब वो मुंबई आया तो उसे राधिका के होने का और किसी अनहोनी के होने का डर सता रहा था। एक ओर राधिका को नींद नहीं आ रही थी तो दूसरी ओर राज को भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे की लाइट बंद होने से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि सोया कोई भी नहीं था। काफ़ी देर बाद जब राज को लगा कि राधिका सो गई होगी तो वो धीरे से उठा। राज के उठते ही राधिका जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी आंखों को बंद करके सोने की नाटक करने लगी। राज लाइट के स्विच बोर्ड की ओर आया जो राधिका की तरफ ही था। उसने लाइट ऑन की और एक नज़र राधिका पर डाली। राधिका को सोया देख राज ने चैन की सांस ली। राज ने लंबी सांस ली और कबर्ड की ओर बढ़ गया, और राधिका ने अपनी अभी तक आंखों को नहीं खोला था। उसे लगा कि राज को शायद कुछ चाहिए होगा, इसीलिए वो उधर गया है। राज ने कबर्ड से एक पैकेट निकाला और उसे अपनी पॉकेट में रखकर वापस लाइट को बंद करके बालकनी की ओर चला गया। जैसे ही राज ने लाइट बंद की, राधिका ने अपनी आंखों को खोल लिया और कमरे में ही राज को जाते हुए देखने लगी। राज बालकनी में आकर खड़ा हो गया। राज आज चांद पूरा था और अपनी रोशनी को फैलाए हुए था। शहर जो दिन भर शोरगुल से भरा रहता है, अब वहाँ बहुत सन्नाटा फैला हुआ था। राज ने कुछ देर तक वहाँ का नज़ारा देखा, फिर अपनी पॉकेट में रखा पैकेट निकाला जो कि सिगरेट का था। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे लाइटर से जलाकर अपने मुंह में रख लिया। उसने एक लंबा कस खींचा और उसे अपने अंदर समाने लगा। तभी पीछे से राधिका ने कहा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? राधिका की आवाज़ सुनते ही राज के हाथ में पड़ी सिगरेट को जल्दी से नीचे फेंक दिया और जो कस उसने खींचा था वो भी अंदर ही रखने की कोशिश करने लगा।
लेकिन वो उसे अंदर नहीं रख पाया और खांसने लगा। जब राज को खांसी आई तो राधिका दौड़कर उसके पास आई और उसकी पीठ को सहलाती हुई बोली, क्या कर रहे हो आप यहाँ? ठंड हो रही है, अंदर चलिए। राधिका ने सिगरेट की बदबू को महसूस तो कर लिया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दोनों वापस से अंदर आ गई तो राधिका ने कहा, आपको नींद नहीं आ रही तो आप कुछ काम ही कर लीजिए। मुझे भी नींद नहीं आ रही है, क्या मैं कोई बुक पढ़ सकती हूँ? राज ने कुछ नहीं कहा, उसने बस गर्दन हिला दी। तो राधिका ने अपने लिए एक बुक चुनी और पढ़ने बैठ गई। अगले दिन राधिका की आंखें खुली तो उसे याद आया कि वो पढ़ते-पढ़ते ही उसको नींद आ गई थी। राधिका ने अपने आस-पास नज़र दौड़ाई तो पाया कि वो जो बुक पढ़ रही थी वो उसके साइड टेबल पर रखी थी। राधिका समझ गई कि राज ने ही रखा होगा। अब राधिका उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसने बेड के दूसरी ओर देखा जहाँ राज सोया था। वो जगह खाली थी, यानी राज तैयार होकर जा चुका था। राधिका ज़्यादा हैरान नहीं हुई क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि राज यहाँ काम करने आया है और उसके काम के बीच कोई अड़चन नहीं लाना चाहती थी, ना ही राज को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। इसीलिए वो अपना दिमाग ज़्यादा न लगाते हुए अपने काम करने लगी। राज एक आधी अधूरी पड़ी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर बैठा था। ब्लैक सूट, ब्लैक जूते और ब्लैक चश्मा। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके आसपास लगभग 10 लड़के खड़े थे। उन्होंने भी फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनी थी। सब ने अपने हाथों को पीछे करके एक दूसरे से जोड़ रखा था। राज चेयर पर एक पैर पर दूसरे पैर को रख कर किसी सोच में गुम था। तभी एक लड़का जिसका नाम अजीत था, उसने कहा, सर, ये काम तो जैसे पहले था वैसे ही पड़ा हुआ है। आपके आने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया था, आप देख सकते हैं। राज ने सोच में गुम रहते हुए ही हम कहा। तो अजीत आगे बोला, अब क्या करना है सर? आप बस आदेश दीजिए। राज ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप बैठा था। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना है, जितना हो सके सीधे रास्ते पर चलना है। बस बहुत हुआ ये मारपीट, गुंडागर्दी, अब और नहीं। सब लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो राज ने कहा, अब तुम सबका भी तो परिवार है ना? मैं तुम सबके परिवार को कभी किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ, इसीलिए जितना हो सकेगा हम सब्र से काम करेंगे। सब ने हामी भरी। तो राज ने सबको काम समझाते हुए कहा, चलो लग जाओ सब अपने अपने काम पर और ध्यान से। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, शरीफ इंसान की तरह काम करना है। इस बार सब ने यस सर कहा और एक एक करके सब चले गए। राज ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर मुंह में रखते ही मन सोचा, आशा करता हूँ सब काम ठीक से हो जाए, वरना मेरे पहले वाले रूप में आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने एक लंबा कस खींचकर आंखों को बंद किया ही था कि उसके जहन में राधिका का चेहरा तैर गया। राज ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को देखकर कहा, मैं क्यों डर गया था उस वक्त जब राधिका मेरे सामने थी। मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर उसे किसी और से पता चला तो वो ना जाने क्या सोचेगी मेरे बारे में। राज ने लंबी सांस लेकर कहा, आज ही मैं राधिका को अपने अतीत और अपने काम करने के तरीके बता दूंगा, ताकि मुझे उससे कुछ छिपाना ना पड़े। राधिका तैयार होकर बाहर आ चुकी थी। कल की तरह ही आज भी यहाँ नौकरों के अलावा कोई नहीं था। तो राधिका ने एक नौकर से रितेश जी के कमरे के बारे में पूछा। नौकर ने इशारा करके उसे बता दिया तो राधिका उसके कमरे की ओर बढ़ गई। राधिका उनके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि दरवाज़ा खुला था, लेकिन फिर भी उसने नॉक करना ठीक समझा। राधिका नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसे अंदर से रितेश जी की आवाज़ आई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बचाऊं और किसे मरने दूं। मेरे लिए तो राज भी मेरे बेटों से कम नहीं है।
अपने बेटों से भी ज़्यादा अजीज वो है वो मुझे, लेकिन डरता हूँ मैं उसके काम करने के तरीके से। एक बार जब वो ठान लेता है तो उसे हासिल कर ही लेता है, फिर चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रितेश जी ने अपनी पत्नी से उदास भाव में कहा, आप चिंता मत करिए, मुझे लगता है अब राज पहले जैसा नहीं रहा है। राधिका के आने से वो बदल गया है। और फिर रणवीर भाई साहब ने भी तो कहा है कि उन्होंने राज को समझाकर ही भेजा है ताकि वो गलत तरीके से ना अपनाए। रोहिणी जी ने रितेश जी को जवाब दिया। राधिका को उनकी बात छुप कर सुनना अच्छा नहीं लगा, तो उसने दरवाजे पर नॉक किया। रितेश जी जो इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने राधिका को अंदर आने के लिए कहा। राधिका अंदर आ गई। उसने रितेश जी और रोहिणी जी के पैर छुए तो रोहिणी जी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। बेटा तुम कोशिश करना, उसको कभी गुस्सा ना आए। अगर ऐसा हुआ तो वो मेरा भरा पूरा परिवार बिखेर देगा। राधिका ने रोहिणी जी की ओर देखकर थोड़ी सहमी हुई सी बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मानती हूँ कि उनको गुस्सा आता है, लेकिन इतना तो नहीं कि वो सब कुछ खत्म कर नहीं करते। रोहिणी जी, अभी तुमने उसे बहुत कम जाना है बेटी। हमने देखा है उसे लोगों के घर बर्बाद करते हुए, किसी की मांग का सिंदूर तो किसी के बेटों को उसको छीनते हुए। राधिका ने रोहिणी जी के हाथ से अपनी हथेली छुड़ा कर बोली, राज जी ऐसा तो कभी नहीं कह सकते। वो एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। आप बेवजह उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। रोहिणी जी ने रितेश जी की ओर देखा तो उन्होंने भी खाली आंखों से राधिका को देखा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। राधिका उठी और वापस अपने कमरे में आ गई। वो इधर उधर चक्कर लगाते हुए सोचने लगी कि क्या ये सब सच है या फिर एक बार फिर उसे बहकाने की कोशिश की जा रही है। राधिका के दिल और दिमाग में एक बार फिर से जंग छिड़ गई, तो उसने टेबल पर रखे फ़ोन को देखा जो राज उसके लिए रख कर गया था ताकि उसे कुछ काम हो तो वो उसे फ़ोन कर सके। राधिका ने फ़ोन को ऑन किया। उसने देखा उसमें सिर्फ 2 ही नंबर थे, एक राज का नाम से और दूसरा दादाजी के नाम से। राधिका ने कुछ सोचा और दादाजी को फ़ोन मिला दिया। एक रिंग जाते ही सामने से फ़ोन पिक कर लिया गया तो सामने उसे दादाजी दिखाई दिए। दादाजी को देखकर राधिका मुस्कुरा दी और नमस्ते करके बोली, आप ठीक हैं दादाजी? दादाजी ने भी मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या कर रही हो? राधिका ने कुछ देर दादाजी से बात किया और जो उसने पूछने के लिए फ़ोन किया था वो उसने पूछा ही नहीं और फ़ोन रख दिया। अब राधिका के दिलो दिमाग में फिर से जंग छिड़ गई, इसीलिए उसने सोचा कि अब जब रात में राज आएंगे तब उससे पूछ लूँगी। सारे दिन राधिका ने राज के इंतज़ार में अपने आप को बिजी रखा और रात में उसके आने का इंतज़ार करने लगी। रात के लगभग 2 बज चुके थे, लेकिन राज घर नहीं आया। राधिका उसके इंतज़ार में सोफे पर बैठी-बैठी सो गई। उसका लाया हुआ खाना भी जैसे के तैसे रखा रह गया, जो कि वो ये सोचकर लाई थी कि जब राज आएंगे तो दोनों साथ मिलकर खाएंगे। लेकिन न तो राज आया और न ही राधिका ने खाना खाया। सुबह जब राधिका की आंखें खुली तो उसने राज को नहीं पाया, तो उसने फ़ोन को देखा, जिस पर न तो कोई मैसेज था और न ही कहीं कोई फ़ोन था। राधिका ने फ़ोन को देखा और बाथरूम की ओर बढ़ गई। एक दिन और ऐसे बीत गया। राधिका राज को फ़ोन करती रही सारे दिन, लेकिन राज ने ना तो फ़ोन पिक किया और ना ही वापस फ़ोन किया। अगले दिन सुबह ही राधिका ने दादा रणवीर जी को फ़ोन लगा दिया। सामने से जैसे ही फ़ोन पिक हुआ, राधिका के आंसू गिरने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाई, तो रणवीर जी समझ गए कि राज ने कुछ न कुछ तो ऐसा किया है जो राधिका को बुरा लगा है। रणवीर जी ने राधिका को चुप कराया और उससे पूछा कि क्या हुआ। राधिका ने अपने आप को संभाला और कहा, वो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। राधिका की बात सुनकर रणवीर जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राधिका बेटा,
आज शाम तक राज तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं फ़ोन करता हूँ उसे, तुम चिंता मत करना। राधिका ने हाँ कहा और फ़ोन रखकर अपने ही कमरे में इधर-उधर टहलने लगी। कुछ देर बाद अन्नू ने राधिका के कमरे में कदम रखा। किसी के आने की आहट से राधिका जहाँ थी वहीं रुक कर देखने लगी। अन्नू अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए वो राधिका की ओर बढ़ने लगी। अन्नू जैसे-जैसे राधिका के करीब आ रही थी, राधिका के दिल की धड़कन बढ़ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अन्नू ज़रूर कोई बुरी खबर ला रही है, या फिर वो कुछ ऐसा बताने आ रही थी जो उसे बहुत तकलीफ देने वाला था। अन्नू राधिका के ठीक करीब आकर बोली, कैसी हो मिसेज राधिका मल्होत्रा? राधिका कुछ नहीं बोली तो अन्नू आगे बोली, वैसे मिस्टर मल्होत्रा कहाँ हैं? आप उन्हें बुला देंगे? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है उनसे। राधिका ने अन्नू को थोड़ी सख्त होकर कहा, वो नहीं है यहाँ। अन्नू ने अपने मुंह पर हाथ रख कर कहा, ओहो, राज तुम्हें अकेले छोड़कर चला गया? सो सैड ना मिसेज मल्होत्रा। राज आपको यहाँ अनजान घर में अनजान लोगों के साथ अकेले छोड़कर चला गया। राधिका, वो काम से गए हैं और यहाँ काम करने ही आए हैं, मुझे घुमाने नहीं। अन्नू राधिका के आसपास घूमती हुई बोली, वैसे आपको कुछ दिखाना था मिसेज मल्होत्रा। राधिका ने अन्नू की बात पर कोई जवाब नहीं दिया तो अन्नू ने अपना फ़ोन निकाला और राधिका कुछ दिखाते हुए बोली, देखिए मिस्टर मल्होत्रा का बहुत ज़रूरी काम, देखिए कितनी शिद्दत से कर रहे हैं अपना काम। राधिका ने अन्नू को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, अगर आपका हो गया हो तो आप जा सकती हैं। मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। कोई भी आकर मुझे ऐसा कुछ भी दिखाएगा और मैं मान जाऊंगी। इतना कमज़ोर रिश्ता नहीं है हमारा। अन्नू ने फ़ोन को बंद करके कहा, ठीक है, मेरा तो फ़र्ज़ था आपको बताने का। मुझे लगा आप ये सब नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं तो गलत थी। खैर, ध्यान रखिएगा मिसेज मल्होत्रा। अन्नू ने जाते हुए ये सब कहा और चली गई। अन्नू के जाते ही राधिका बेड पर बैठ गई, मानो उसके अंदर कुछ टूट गया हो। राधिका ने अपनी आंखों को बंद किया तो उसकी आंखों के सामने अन्नू की दिखाई हुई फ़ोटो दिखी, जिसमें राज एक लड़की के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठा था। राधिका ने आंखें खोली और खुद से बोली, नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच सकती, ये सब दिखावा भी हो सकता है। एक बार फिर राधिका ने आंखों को बंद किया तो उसकी आंखों में अन्नू की दिखाई वो दूसरी फ़ोटो आई, जिसमें राज उसी लड़की के साथ एक कमरे में था, जिसमें राज के पीठ दिखाई दे रही थी, जिस पर उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी। लड़की ने राज के पीठ पर हाथ रखा हुआ था। अब राधिका का दिमाग चकरा गया, उठी और बाहर आ गई। राधिका अपने आप को शांत करना चाहती थी, इसीलिए वो एकांत में न रहकर लोगों के बीच रहना चाहती थी। बाहर रितेश जी और रोहिणी जी दोनों ही बैठे बातें कर रहे थे, तो राधिका मुस्कुराकर उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी घर के दरवाजे से आदमी भागता हुआ अंदर आया। उसकी शर्ट पर और सिर पर खून लगा था। वो रितेश जी की ओर बढ़ रहा था। राधिका ने जब आदमी को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। आदमी रितेश जी के कदमों में आकर गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे बचा लो मालिक, वो मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। अनजान आदमी को घर में ऐसी अवस्था में देखकर सभी नौकर वहां आकर खड़े हो गए। रितेश और रोहिणी जी भी अपनी जगह से उठे। रितेश जी ने आदमी को उठाते हुए कहा, कौन हो भाई और कौन मार देगा तुम्हें? आदमी कुछ बोल पाता उससे पहले ही शालिनी जी आते हुए बोली, रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आदमी, जिसका नाम रमेश था, वह उठा और शालिनी की ओर दौड़ते हुए बोला, छोटी मालकिन, वो राज साहब वो बहुत गुस्से में हैं। उनको सब पता चल गया है और वो मुझे मारना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देंगे। मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे।
मालकिन। रमेश की बात सुनकर शालिनी ने रितेश जी की ओर देखकर कहा, जगदीश कहाँ है? वो अपने कमरे में तो नहीं है? शालिनी के चेहरे पर परेशानी देख रितेश जी और रोहिणी जी भी परेशान हो गए। शालिनी राधिका के पास गुस्से में बढ़ी तो राधिका ने शालिनी के गुस्से को देखकर 2 कदम पीछे कर लिए, क्योंकि राधिका नहीं जानती थी कि शालिनी उसकी ओर क्यों बढ़ रही थी, और राधिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही शालिनी उसके पास आई और उसकी बाजू को पकड़कर बोली, आपने पति को रोक लेना लड़की। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोग हमारे कुछ लगते भी हो। राधिका शालिनी के गुस्से को देखकर अंदर तक कांप गई, लेकिन उसे तो अभी बहुत कुछ देखना था। राधिका कुछ कह पाती कि जगदीश अंदर से आते हुए बोला, क्या हो रहा है? घर में इतना शोर क्यों है? ये सुनकर शालिनी ने राधिका को छोड़ दिया और जगदीश के पास जाकर बोली, आप ठीक है ना? जगदीश ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोला, मुझे क्या होना था? शालिनी ने धीरे से कहा, राज को सब पता चल चुका है, इसीलिए। जगदीश ने जब शालिनी की बात सुनी तो वो भी परेशान हो गया। तभी उसकी नज़र राधिका पर पड़ी, जो बहुत डरी हुई दिखाई पड़ी। जगदीश ने एक बड़ी सी कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, रानी तो अभी भी हमारे पास है सालू। शालिनी ने जगदीश की नज़र का पीछा किया तो वो जगदीश की बात को समझ गई। जगदीश ने राधिका की ओर कदम बढ़ाए और उधर से राज हाथ में गन लिए दरवाजे पर आ चुका था। राधिका ने एक नज़र अपनी ओर बढ़ाते हुए जगदीश को देखा और अपनी नज़र घुमाकर अंदर आते हुए राज को देखा। राज को देख राधिका पलक झपकाना ही भूल गई, क्योंकि इस राज को वो पहली बार देख रही थी। सफ़ेद शर्ट पर लगे खून के दाग साफ बतला रहे थे कि राज किसी से मारपीट करके आया है, और उसके हाथ में पड़ी गन बता रही थी कि उसके सिर पर खून सवार है। राधिका का तो दिल मानो टूट कर ही बिखर गया हो। उसने राज का इतना रौद्र रूप नहीं देखा था जो उसने आज देख लिया था। राधिका ने अंदर मानो कोई मर ही गया है। उसने अपने आप को खड़ा रखने के लिए पास पड़ी टेबल पर हाथ रख लिया और जबरदस्ती खड़ी रही। राज जब अंदर तक आ चुका था तब तक जगदीश भी राधिका के पास पहुंच गया। उसने राधिका की बाजू को पकड़ लिया। राधिका ने जगदीश को देखा, जो उसे धुंधला सा दिखने लगा था। जगदीश ने राज की ओर देखकर कहा, अगर अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो गन फेंक दो। राज, एक बार फिर से वही सब मत करो जिसकी सजा तुम भुगत चुके हो। राज ने जगदीश को घूर कर देखा और अचानक से उसके पैर पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज़ से घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। जगदीश ने राधिका को छोड़ दिया। वो जमीन पर गिर गया और जोर जोर से कहरने लगा। राधिका ने जब उसके पैर से खून निकलता देखा तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसी आंखों से वो बेहिसाब आंसू निकलने लगे। उसने राज की ओर देखा, जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी। अब राज ने गन को रमेश पर तान दी और उसे चलाने के लिए अपनी उंगली को स्टिकर पर रखा। वो गोली चलाने वाला ही था कि किसी ने उसके हाथ को दूसरी ओर घुमा दिया, जिससे गोली दीवार पर जाकर लगी। राज गुस्से में तो था ही। उसने मुंह घुमाकर देखा तो राधिका उसके सामने आंसुओं से भरी लाल आंखें लिए खड़ी थी। जिन आंखों में राज को मासूमियत और भोलापन दिखता था, आज वहां नफरत बेहिसाब दिखाई दे रही थी। राधिका ने राज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसे देखकर पूरा कपूर खानदान शून्य हो गया। राज कुछ कहने को हुआ ही था कि राधिका उसे उंगली दिखाते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो बोलना चाहती थी कि लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। राधिका ने लंबी सांस ली और बोली, छी। राधिका को ऐसे देखकर राज का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके हाथ में पड़ी गन नीचे
गिर गई। उसका चेहरा लाल हो गया और राधिका को समझाने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन राधिका ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोली, डोंट टच मी, तुम खूनी, दरिंदे, झूठे, मक्कार, शर्म आ रही है तुम्हें अपना पति कहते हुए। छी! राधिका ने एक एक शब्द को बड़ी मुश्किल से कहा। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन राज ने उसकी कलाई पकड़ कर कहा, राधिका मेरी बात सुनो। राधिका ने राज का हाथ झटक कर कहा, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। अपनी आंखों से देख लिया है। जो तुम हो वो दिखाना नहीं चाहते हो, और जो तुम नहीं हो वो बनना चाह रहे हो। राधिका ने ये कहकर 2 कदम बढ़ाए ही थे कि रमेश, जो मौके की तलाश में था, वो उठा और वहां से भाग गया। राधिका जगदीश के पास आई और उसकी पत्नी शालिनी से बोली, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए या फिर आप भी इनके मरने के इंतजार में खड़ी रहेंगी। राधिका की बात सुनकर शालिनी भी हड़बड़ा गई, क्योंकि राज, जिसको सब अच्छे से जानते हैं, जो लड़की राज को थप्पड़ मार सकती थी वो कुछ भी कर सकती थी। ऐसा सोचकर ही शालिनी घबरा गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि राज और राधिका दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। कभी जाहिर नहीं किए, वो अलग बात थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो बेहिसाब मोहब्बत थी, वो उनको एक दूसरे के सामने झुकने पर मजबूर कर देती थी। इसी कारण राज ने राधिका पर जरा सा गुस्सा नहीं किया। इसके उलट ये पहली बार था जब राज बेहद गुस्से में होने के बाद भी किसी को मार नहीं पाया था। शालिनी ने हड़बड़ी में फोन किया। इधर जगदीश के पैर से खून लगातार बह रहा था और वो बेहोशी की हालत में दिखाई पड़ रहा था। रोहिणी जी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उनको और किसी का ध्यान नहीं गया। अपने बेटों को ऐसे लहूलुहान देखकर रोहिणी जी की हालत मरने जैसी हो गई थी। राधिका ने उसे संभाला और सोफे पर बैठा दिया। तभी एम्बुलेंस आ गई और शालिनी जगदीश को लेकर हॉस्पिटल चली गई। रितेश जी और बाकी घर वालों में से कोई नहीं गया। राधिका ने रोहिणी जी को पानी पिलाकर कहा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा आंटी जी, भगवान पर भरोसा रखिए। राज अभी भी वहीं खड़ा सब कुछ होते हुए चुपचाप देख रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये एहसास हो चुका था कि उसने राधिका को खो दिया है, क्योंकि जैसा व्यवहार वो सबके साथ कर रही थी, उसे आज अच्छी तरह से समझ आ गया था। वो अपने अंदर के गुस्से को बाहर नहीं निकालना चाहती थी, इसीलिए वो शांत होकर सबको संभाल रही थी। अब जब सब कुछ संभल गया था, तो राधिका अपने कमरे में आ गई। राज भी धीरे धीरे अपने रूम की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसका दिल बैठा जा रहा था और उसे एक अनजान सी अनहोनी का एहसास हो रहा था। राज ने जैसे ही कमरे में कदम रखा और राधिका को देख हैरान रह गया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।